हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज की लेक्चर 23 वेक्टर अलजेब्रा से देखता हूँ वेक्टर अलजेब्रा कितने पार्ट में हो पाता है। फ़िलहाल तो मैं आज की क्लास में पार्ट 1 पर डिस्कशन करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ पार्ट 1 में क्या डिस्कशन होने वाला है। पार्ट 1 में ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ एलिमेंट्री चीज़ें हम लोग डिस्कशन में लाएंगे वेक्टर से रिलेटेड, और दो बहुत ही अहम चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पार्ट 1 में बेसिकली इतना ही हम लोग रखते हैं ना, बाकी इसके आगे की टॉपिक पार्ट 2 के लिए रहने देते हैं। तो चलिए पार्ट 1 के लिए हम लोग आते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। तो देखिए, फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटी को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को दो एस्पेक्ट में समझ में आती है। एक वैसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ग्रुप हम लोगों को दिखती है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। डायरेक्शन से उसे कुछ ख़ास लेना देना नहीं होता है। और एक तरफ हम लोगों के पास वैसी भी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके अगर इफ़ेक्ट को समझना है तो उसके इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन एक अहम रोल प्ले करने लगता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिज़िकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बातें होती हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन कर दूं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, तब बैक आता हूं। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, स्केलर्स एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको सामने स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही है। तो डेफिनेशन में अगर मैं बात करूंगा तो स्केलर की डेफिनेशन में क्या है, तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हमारा मेन फोकस जो होता है वो मैग्नीट्यूड पर होता है। और इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से एसोसिएट ही नहीं करती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानी जाती है। तो ये एकदम बुनियादी स्टेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज में वेक्टर्स एंड स्केलर्स को क्लासीफाई हम लोग करते हैं, है ना। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन से उसका किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं होता है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर्स है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जिस तरह से आपको फिज़िक्स की क्लास आगे जाएगी तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर्स की कैटेगरी में आने वाली हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर्स की कैटेगरी में आने वाली हैं, है ना। स्केलर्स की डेफिनेशन के बाद फिर हमारे पास वेक्टर्स की डेफिनेशन है। तो वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज़ किस टाइप की क्वांटिटीज़ होती है, तो इसमें देखिए क्या है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात होगी, है ना। तो वैसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उस टाइप की क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने अप्लाई कर दिया है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में, एज वेल एज फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि वैसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करेगी ना, तो वो फिर वेक्टर में नहीं जाएगी, वो क्वांटिटी वेक्टर होगी ही नहीं। तो किसी भी क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसे वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना होगा। अब ये थोड़ा सा हम लोगों को परेशानी में डाल सकता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर लेंगे कि ऐसी स्टेटमेंट हम लोगों ने क्यों लिख कर दी है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं ना कि वैसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वो क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के नाम से जानी जाती है। ओके, चलिए स्केलर एंड वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, बहुत ही साधारण सा और बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेकर। और ये एग्जाम्पल हमारे लिए नया नहीं है, ये एग्जाम्पल हम लोग शुरू से ही दो टर्म का नाम सुने हैं क्लास 9 से ही। एक हमारा है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आना है। अब ए से बी तक आना है तो ये रहा एक्चुअल पाथ,
जिस एक्चुअल पाथ से होता हुआ वो ए से बी तक आएगा, है ना। तो अगर मैं इस एक्चुअल पाथ की बात करता हूँ तो ये जो एक्चुअल पाथ है ना, ये एक्चुअल पाथ ही हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस कुछ नहीं, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता हुआ एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है, ये लेंथ ही हमारे डिस्टेंस के नाम से जानी जाती है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल ए से बी तक पहुंचने में किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया है, तो क्या हम और आप बता सकते हैं कि पार्टिकल किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया है? हमारे लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन तो है ही नहीं, कोई यूनिक डायरेक्शन है नहीं यहाँ पर। इसीलिए हमारी डिस्टेंस जो होती है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक यूनिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। दूसरी तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, बात अगर डिस्प्लेसमेंट की जाएगी तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इनिशियल पोजीशन और किसके बीच में, फाइनल लोकेशन के बीच में। तो इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। अब ज़रा आप डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, तो ये लाइन आपको एक यूनिक डायरेक्शन में दिख रही है। तो यूनिक डायरेक्शन में होने की वजह कर ही आप इसे क्या कह सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँगा ना, तो ये हमें एक यूनिक डायरेक्शन में दिख रहा है ना। अगर मैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के हिसाब से बात करूँगा, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी ए बी दिखाई गई है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। तो एक यूनिक डायरेक्शन हम लोगों को मिल गया ना। तो ये यूनिक डायरेक्शन में होने की वजह कर हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। जबकि डिस्टेंस की अगर आप बात कीजिएगा तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस हमारी स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर है। एक आसान सा एग्जाम्पल था डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग ये समझ गए कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन है, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है ना, और ये पार्टिकल आपकी ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाती है। अगर हम लोगों को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्टली एक लाइन सेगमेंट की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो क्योंकि पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रही है ना, तो हमारे पास ये वेक्टर हो गया जो कि ए से बी की तरफ है। तो ये आपकी एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें से जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग टेल कहते हैं, और जो फाइनल पॉइंट होता है, इस फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं लिख दूँ, फाइनल पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, हेड के नाम से जाना जाएगा। तो हेड एंड टेल की कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलती है। मान लीजिए जो वेक्टर मैंने यहाँ पर दिखाया है, जिस लाइन सेगमेंट को मैंने दिखाया है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ सपोज 20 मीटर है, और ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो अगर आप ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बेस पर बात कीजिएगा तो हमारे पास तो डायरेक्शन ज्योग्राफिकल मैनर में तो यही दिखा सकते हैं ना, डैट दिस वन इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और आप सभी लोगों को ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जिस समाचार को हम लोग जानते हैं, है ना, तो ये समाचार की इंग्लिश वर्जन क्या होती है, न्यूज़ होती है। तो ये न्यूज़ कुछ नहीं, बस इसी डायरेक्शन का नाम होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यहीं से बन गया न्यूज़ हमारा। ओके, समाचार में क्या होता है, चारों तरफ की खबर हम लोगों को मिलती रहती है। तो चारों तरफ से बोले तो क्या, चारों दिशाओं की, डेट्स न्यूज़। ओके, तो यहाँ पर अब आते हैं मेन पॉइंट पर, वेक्टर पर। तो आप यहाँ से देखिएगा, एक वेक्टर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ए से बी की तरफ ये वेक्टर है, ये 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर को अगर मुझे लिखना है ना, तो इस वेक्टर को हम लोग सिम्बॉलिकली कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये वेक्टर हमारा ए बी होगा और इसके ऊपर एक एरो हेड दे देंगे। देखिए, हमेशा जिस एरो हेड की बात कीजिएगा, ये
अपर केस में ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लेफ़्ट टू राइट होता है। आप देखिएगा एरो की डायरेक्शन मैंने दी है तो लेफ़्ट से राइट की तरफ दे दी है। ऑलवेज़ हम लोग इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, एरो देने में लेफ़्ट से राइट की तरफ ही फॉलो करेंगे। ओके, तो ये ए बी वेक्टर हो गया। जब आप वेक्टर ए बी की बात कीजिएगा तो ये 20 मीटर इन ईस्ट मिल जाएंगे ए बी के लिए। अब अगर हम बात मैग्नीट्यूड की करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को आप अलग अलग नाम से भी जान सकते हो। जैसे ये मैग्नीट्यूड है, इसे हम लोग लेंथ ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर भी कहा जा सकता है, या नहीं तो इसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं, या नहीं तो इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। सारे एक ही सेंस में लिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोगों को मैग्नीट्यूड दिखाने हैं, तो मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ ए बी से दिखाएंगे। मॉडुलस ऑफ ए बी सिर्फ वैल्यू देगा, ये 20 मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ पर कोई वेक्टर हमारा ए बी दिया गया है तो इस ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में तो ये वेक्टर ए बी लिखाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डैट इज़ 20 मीटर, जिसे आप मॉडुलस में दिखा सकते हैं। अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, सेम वेक्टर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या है, अभी आपका ए बी था, अब आप बी से ए की तरफ बढ़ जाइए, तो बताइए तो अब ये वेक्टर कितने आ जाएंगे, 20 मीटर आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई, वेस्ट हो गई। तो अब इस वेक्टर को आप क्या पढ़िएगा, अब इस वेक्टर को आप आसानी से बी ए पढ़िएगा। बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अब बताओ, अब इस कंडीशन में टेल क्या होगा, बी पर, और अगर मैं हेड की बात करूंगा तो हेड कहाँ हो जाएगा, ए पर हो जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ये मॉडुलस ऑफ बी ए आ जाएगा, और मॉडुलस ऑफ बी ए कितने आ जाएंगे, 20 मीटर। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन मैंने दी। ऊपर में चाहे मैंने वेक्टर ए बी लिखा या नीचे में वेक्टर बी ए लिखा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हेड एंड टेल के कॉम्बिनेशन से लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हेड एंड टेल के कॉम्बिनेशन से ही लिखिए, आप किसी सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, अ वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ सिंगल लेटर। अब इसका क्या सेंस है, अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर हमारा क्या कंसिडर कर लिया गया है, ए बी, और ये ए बी क्या था, 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, यही था ना। तो इसे मैंने क्या लिखा था, इसे मैंने ए बी लिखा था। अब मान लीजिए कि इस वेक्टर ए बी को हम लोग ए बी ना कहकर सिंपली वेक्टर ए से दिखा देते हैं, तो अब ये सिंगल लेटर से दिखा दिया ना हमने। तो आप बात ए बी की करो या इसको ए नाम से पुकारो, दोनों एक ही है, और इसका मतलब हो गया 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास आ जाएंगे। जब आप यहाँ से फर्दर बात कीजिएगा, मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड के टर्म में आइए, तो मॉडुलस ऑफ ए ना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, इस मॉडुलस ऑफ ए को सिंपली ए भी कहना, और ये 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसी के अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं वेक्टर लेता हूँ, मान लीजिए वेक्टर बी ए की बात कर ली मैंने, है ना, ये ए आ गए और ये बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब बताइए ये 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारे पास वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर हो गया, है ना। आप देखना वेक्टर ए ईस्ट डायरेक्शन में है, जबकि ये वाला वेक्टर जिसे मैंने बी ए कहा है ये वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन सेम लेंथ में है। तो इसे हम लोग नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए भी पढ़ सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में इसको लिखने का तरीका है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ वेक्टर। तो जब आप वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी वेक्टर को लीजिएगा तो वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, इसीलिए इसे नेगेटिव ऑफ ए पढ़ा जाता है। ओके, तो जब मैं वेक्टर बी ए की बात करूँगा तो ये वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए, और नेगेटिव ऑफ ए कितने आ जाएंगे, 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन।
और अगर मैं मॉडुलस की बात करूँगा तो मॉडुलस ऑफ बी ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए 20 मीटर है। तो जब आप यहाँ से कंपेयर करना ये वाली रिज़ल्ट, ध्यान देना, और फिर आप ये वाली रिज़ल्ट कंपेयर करना, तो इन दोनों रिस्पॉन्स से आपको एक चीज़ तो दिख रहा होगा, और वो क्या दिख रहा होगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए। दोनों की मॉडुलस तो सेम है, किसके इक्वल है भाई, 20 मीटर के इक्वल है। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया सभी लोगों को, है ना। वेक्टर की बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है, तो हम लोगों ने उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात समझी। फर्दर आप अब बताइए, जैसे हम लोग दो वेक्टर की एग्जाम्पल ले रहे थे, है ना। ये हमारे पास वेक्टर ए बी है। ए बी को मैंने 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन माना, और ये वेक्टर हमारे पास बी ए, तो बी ए को हमने क्या माना, 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर हमसे कोई ये पूछे कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी ए, और फिर कोई हमसे ये पूछे कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए, तो आप ध्यान देना ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं ना सेम है। तो दो वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात कीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ ए बी भी 20 मीटर है, मॉडुलस ऑफ बी ए भी 20 मीटर है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन हमारा ट्रू है। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि डायरेक्शन डू नॉट सेम, डायरेक्शन आर नॉट सेम। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शंस आर नॉट सेम। एक ईस्ट में है, दूसरा वेस्ट में है, इसीलिए ये हमारा इक्वल नहीं हुआ। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लें। क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर्स रफली। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोगों को अंदाज से प्लॉट करना है। क्या है मैं बताऊं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 मीटर इन साउथ ऑफ ईस्ट, जिसे आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी कहोगे, है ना। तो समझते हैं हम लोग, मान लीजिए कि हम लोगों को डायरेक्शन दिखाने, ओके। तो ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 45 डिग्री की एंगल पर ये डायरेक्शन की बात करूँ, ये डायरेक्शन आप कंसीडर कर लो, 45 डिग्री की एंगल पर आपको दिखेगा। फिर आप यहाँ से इस डायरेक्शन की बात कर लो, ये डायरेक्शन भी हमारा 45 डिग्री की एंगल पर दिख रहा है। देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन की बात करूँगा ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, और अगर इस वाले डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना। ठीक, आपका 45 पर ये डायरेक्शंस हमारा डिफाइन होता है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें 2 मीटर की वेक्टर लेनी है साउथ ऑफ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो ये बताइए, ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साउथ हो गया। हमने साउथ ऑफ ईस्ट लेनी है ना। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन ले लूँ जो ठीक 45 डिग्री की एंगल पर है, तो ये लाइन तो साउथ ऑफ ईस्ट हो गई। अब साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर की लाइन ले लीजिए अंदाज से। तो मान लीजिए ये वेक्टर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, इस वेक्टर को आप OA नाम दे दीजिए। तो ये OA 2 मीटर हो गए और साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया ना हमारा रिप्रेजेंटेशन।
कितना आसान है। तो यहाँ पर जो आपने बनाया वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ओ ए बना दिया 2 मीटर इन साउथ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में है 3 मीटर इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड 3 मीटर इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दो ही डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट है ना। तो एक काम ये किया जाए कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये बताइए, ये तो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, और अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ओके, अब आपके पास दो क्वेश्चन इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। ये इसका पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। तो मान लीजिए हम लोगों को ये दो वेक्टर प्लॉट करने हैं। सपोज़ इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए नाम दे देते हैं और इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी नाम दे देते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने दो वेक्टर यहाँ से इसका नाम दे दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुझे लिखना है 3 मीटर इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो एक चीज़ ध्यान देना, एंगल हमेशा बेस के साथ बनता है, किसी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बनती है और वो रेफरेंस लाइन बेस कहलाती है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में बाद वाली जो लाइन है वो बेस लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो मैं पहले रफ लिख दूँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस ईस्ट ऑफ नॉर्थ में ये जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ ही आपका बेस लाइन है, जिसे आप रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, रेफरेंस लाइन। फिर अगर मैंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात कर ली, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात कर ली, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ईस्ट जो होगा ना, ये ईस्ट आपका बेस लाइन हो जाएगा, या इसे हम लोग ऐसे कंडीशन में अब रेफरेंस लाइन के नाम से जान लेंगे, है ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की, ये डायरेक्शन ईस्ट की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें नॉर्थ आपका वो रेफरेंस लाइन हो जाएगा। तो एक काम ये कीजिए, आप नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल प्लॉट कीजिए और ये वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्थ के साथ 30 डिग्री, ये वेक्टर आपका वेक्टर ए आ गया। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में ईस्ट आपका बेस लाइन है ना, तो ईस्ट के साथ 30 डिग्री की एंगल पर आप ये वाली वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, ये वेक्टर बी हो गया। तो हमारे पास वेक्टर सॉल्व हो गए। हो गया, बस इतना ही तो काम था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। थर्ड नंबर मान लीजिए ये अगर दे देता 3 मीटर इन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अगर दे देता 3 मीटर इन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये भी दे सकता था। अब बता दीजिए आप कितनी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट की ही ना बात हो रही है। तो एक काम ये किया जाए कि ये हमारे पास साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ओके, तो अगर मैं साउथ ऑफ वेस्ट की बात करूँगा हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं साउथ ऑफ वेस्ट की बात करूँगा तो साउथ ऑफ वेस्ट में बेस लाइन कौन हो जाएगा, वेस्ट। तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री की एंगल चाहिए हमें। तो ज़रा ये बताइए, अगर मैं बात करूँगा तो ये तो 45 डिग्री की एंगल है जो एकदम बाइसेक्टर के अलॉन्ग आई है ना। तो ये मैं यहाँ से 45 डिग्री की एंगल पर बनाया हूँ ये लाइन। अब अगर मेरे को वेस्ट के साथ 60 डिग्री की एंगल चाहिए तो 60 डिग्री तो 45 से लार्ज है, तो वेस्ट के साथ 60 डिग्री की एंगल ये हो गई हमारी। एक सेकंड, अगर मुझे बनाना है तो यही लाइन ना हो जाएगी, ये वाली वेक्टर। तो ये आपका यहाँ से 60 डिग्री की एंगल दिखाई जा रही है इस तरह से। तो अगर मैं फर्स्ट वाले वेक्टर को, सपोज़ इस वेक्टर को मैंने वेक्टर ए नाम दे दिया और बाद वाले वेक्टर को मैंने वेक्टर बी नाम दे दिया, तो बताइए
ये जो मैंने अभी वेक्टर बनाया है ये कौन सा वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर ए बना दिया। नेक्स्ट आइए अगर मैं बी की बात करूँगा तो बी में आपका जो रेफरेंस है वो कौन सा है, बेस लाइन साउथ है। अब साउथ के साथ 60 डिग्री की एंगल वेक्टर बनाएगी ना, तो ये रहा साउथ, और साउथ के साथ जब ये 60 डिग्री की एंगल बनाएगी तो वेक्टर रहा ये, और ये एंगल हमारी 60 डिग्री बन गई। तो आप देखिए ये बन गया हमारा वेक्टर बी, कितनी आसानी से प्लॉट हो गया है ना। तो ये चीज़ है, देखो मैंने कुछ बच्चों को गलती करते हुए भी इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में देखा है। वो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ रफली। ये उन्होंने प्लॉट कर दिया वेस्ट डायरेक्शन, ये प्लॉट कर दिया साउथ डायरेक्शन, और सीधे वो करेंगे क्या कि मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए दिखाना है साउथ ऑफ वेस्ट के साथ, तो ये वेस्ट के साथ 60 डिग्री यहाँ बना देते हैं और इसे लिख देते हैं वेक्टर ए, और फिर साउथ के साथ 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री यहाँ बना देते हैं और इसे लिख देते हैं वेक्टर बी। अब ज़रा आप बताइए, ये तो ज्योमेट्री की वायोलेशन है ना, 60 डिग्री 120 डिग्री तो यहीं हो गया, जबकि आप जान रहे हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है हमारी, तो भाई ये 120 कैसे हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत रिप्रेजेंटेशन है ना। हमारी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऊपर दिखाई गई है और हम लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना है। ओके, बात आ गई समझ में। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अगर मेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालनी है तो एंगल कैसे दिया जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच की एंगल डिफाइन करनी है। क्या होगा एंगल, तो मैं आपको बताऊं किसी भी वेक्टर को जब उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर नहीं बदलता है। इस चीज़ को पहले मैं लिख दूं, देखिए लिख दिया है, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट किया गया तो वेक्टर नहीं बदलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कौन सी वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर बी आपको दिखाई दे रही है ना, तो इस वेक्टर बी को इसी के पैरेलल शिफ्ट कीजिए, और इस तरह से पैरेलल शिफ्ट कीजिए कि वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल दोनों कोइंसाइड कर जाए। तो बताइए, तो अगर ऐसा मैंने किया तो नए सिचुएशन के हिसाब से या फिगर की अगर मैं बात करूँगा तो फिगर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा तो वेक्टर ए था पहले से ही, और वेक्टर बी को उसी के पैरेलल मूव करा दिया मैंने, तो ये बन गया वेक्टर बी। तो अब बताइए ये एंगल डिफाइन हो गई ना, इसी एंगल को थीटा कहेंगे, और ये थीटा आपकी क्या आ जाएगी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच की एंगल निकालनी है तो आप ये ध्यान देना कि दोनों वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करा कर देखिए, आपको एंगल मिल जाएगी। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। ये तो हो गया सिचुएशन फर्स्ट। दूसरे सिचुएशन में देखिए कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर वेक्टर ए को वैसे ही रहने दीजिए जैसा दिया गया, वेक्टर ए रहने दिया, यहाँ वेक्टर बी दिए गए थे, ये आपके वेक्टर बी दिए गए थे। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो वेक्टर बी के टेल से वेक्टर ए के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये भी आपकी एंगल बिटवीन ए एंड बी आ जाएगी। ओके, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर के नज़रिए से बात करते हैं तो अब हमारे पास दो टर्म आता है। एक टर्म आता है पैरेलल, एक टर्म क्या आता है, पैरेलल। तो देखिए पैरेलल क्या है, अगर मान लिया जाए कि ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी सेम लाइन के अलोंग हैं, या नहीं तो डायरेक्शन के हिसाब से बात कर लीजिएगा तो ये वेक्टर ए हो गए और ये वेक्टर बी हो गए, सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे कंडीशन में डेट से फिगर 1 और ये वाला फिगर 2 आप मान सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन के अलोंग हो या सेम डायरेक्शन के अलोंग हो तो यहाँ पर पैरेलल टर्म यूज़ किया जाता है। और दो पैरेलल वेक्टर के बीच की अगर एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर, ये जो एंगल आएगी वो 0 डिग्री ली जाएगी, इतना याद रखना।
और इसी वेक्टर में जो दूसरा टर्म आता है वो दूसरा टर्म आता है आपका एंटी पैरेलल का, एंटी पैरेलल का। ओके, तो एंटी पैरेलल में क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए, और ये हमारे पास एक और वेक्टर है, वेक्टर बी। तो देखिए तो डायरेक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा फिर आगे, देखिए फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए ये वेक्टर ए हो गए और ये वेक्टर हमारे बी हो गए, है ना। तो आप दोनों सिचुएशन में देखिए डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल कहलाएंगे। और अगर मुझे एंगल पता करना है या एंगल लिखना है, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज़ 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच की जो एंगल हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो आप समझ गए ना, जब वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो पैरेलल और एंटी पैरेलल ये दो अलग अलग सेंस में लाइन मिलती है। पैरेलल लाइन कहने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में वेक्टोरियली वो रिप्रेजेंट किया गया है, और एंटी पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो पैरेलल लाइन, पैरेलल वेक्टर के लिए एंगल जो है वो 0 डिग्री डिफाइन होगा और एंटी पैरेलल के लिए एंगल जो है वो 180 डिग्री डिफाइन हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा अच्छी तरह से, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं वेक्टर एडिशन पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखिए कंडीशन समझिए कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर की एडिशन कब पॉसिबल है। तो अगर मैं कंडीशन की बात करूँगा तो वेक्टर्स हमारे सेम नेचर के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम नेचर। सेम नेचर कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी क्वांटिटी ना आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। बात एक्सीलरेशन की करते हैं तो ये एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये बताइए वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर की क्या एडिशन हो सकती है, या कोई हमसे ये पूछे कि ठीक है वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर की एडिशन हो सकती है, या आपसे कोई ये पूछे कि एक्सीलरेशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर की एडिशन हो सकती है, तो आप देखना यहाँ पर जो भी वेक्टर्स हैं वो आपके सेम प्लेटफॉर्म वाले वेक्टर नहीं है, सेम नेचर वाले वेक्टर नहीं है। इसका पता आपको इसकी यूनिट से भी चल रहा है। अगर आप बात वेलोसिटी वेक्टर की करोगे तो वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में मेजर करते हो, है ना। बात अगर आप एक्सीलरेशन की करोगे तो एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। बात अगर आप फोर्स की कीजिएगा तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। लीनियर मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा आप ध्यान दीजिए कि ये जो भी क्वांटिटीज़ मैंने लिखी है तो बाई नेचर वेक्टर, लेकिन सेम नेचर नहीं है। तो जब कभी भी एडिशन की बात होती है तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर की एडिशन पॉसिबल है, लेकिन ये सेम नेचर वाले वेक्टर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही आप सॉल्व कीजिएगा, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ही आप सॉल्व कीजिएगा, फोर्स को फोर्स के साथ ही सॉल्व कीजिएगा। तो ये हमारा रूल है जिसे हम लोगों को फॉलो करना है वेक्टर एडिशन में। सिर्फ वेक्टर एडिशन के लिए वेक्टर क्वांटिटी होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वेक्टर क्वांटिटी का सेम नेचर का होना ज़रूरी है। तो बात समझ में आ गई एडिशन कब होगा, ठीक है। अब देखो, अब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो हम लोगों को एक सिंगल वेक्टर मिलता है। उस सिंगल वेक्टर को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब सबसे पहला टास्क हम लोग ये करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। यस, ध्यान देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर की अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात हम लोग करते हैं ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जो कि प्रॉब्लम पर वही इफेक्ट देता है जितना कि सारे वेक्टर आपस में मिल कर देते हैं, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है जो कि प्रॉब्लम पर वही इफेक्ट दे रहे हैं जितने कि सारे वेक्टर आपस में मिल कर देते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है ना।
ये आप स्मूथ सरफेस कंसिडर कर लीजिए। हालांकि ये अगर बात किया जाएगा तो ध्यान दीजिए, सपोज़ यहाँ पर एक बॉक्स रख दीजिए, ठीक है ना, ये बॉक्स मैंने रख दिया। अब क्या होता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ना। अब 3 लोग हैं, 2 लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो है 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगला जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और यहाँ से एक और बंदा है, इसने जो है वो 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया। ओके, तो अब बताइए इसी बॉक्स पर एक और बंदा है, वो कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देता है और ये डायरेक्टली 35 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो बताइए, तो केस फर्स्ट में 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं और केस सेकंड में सिर्फ एक ही फोर्स लगाया जा रहा है। सिचुएशन ये फिगर ए हो गया और इसे हम लोगों ने फिगर बी मान लिया है ना। तो फिगर ए में 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, फिगर बी में एक ही सिंगल फोर्स लगाया जा रहा है। अब बताओ, तो अगर मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन 3 वेक्टर का मिलकर जितना इफेक्ट हो रहा है वो अकेला इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी सिंगल वेक्टर को ही ना हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो आपका रिजल्टेंट क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा अकेला वेक्टर होता है जो कि प्रॉब्लम पर वही इफेक्ट डालता है जितना कि सारे इंडिविजुअल वेक्टर आपस में मिलकर डालते हैं। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। देखो, रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड तो अब हम लोगों की बात शुरू ही हो जाएगी, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर की हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर से तो रिलेटेड बात करेंगे, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, उसकी कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझिएगा, मैं देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आई है। मैं स्टेटमेंट पढ़ दूँ। स्टेटमेंट है, इफ़ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब ये सेम ऑर्डर क्या है या ऑपोजिट ऑर्डर क्या है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं, तब ट्रायंगल लॉ पर वापस आएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं 2 सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ से आप कंसिडर कर लो, ये एक सर्कल हो गया, नेक्स्ट मैंने ये बना दिया, ओके, 2 सर्कल। बताइए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस है, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि अगर आप किसी क्लॉक के नीडल की बात कीजिएगा तो नीडल हमारी जो है वो इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। नीडल की जो रोटेशन होगी वो इसी तरह से होती है क्लॉक के नीडल की रोटेशन, इसीलिए इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाएगा। और इसी का ऑपोजिट डायरेक्शन जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन हो गई ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ से इस डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये सेंस आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँगा तो ये वाला जो सेंस आ गया ये हमारा आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात आई समझ में? अब ज़रा ध्यान देना, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ सर्कुलर फ्रेम पर ही फिट नहीं होता है, बल्कि किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप पर फिट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? ध्यान देना, जैसे मान लिया जब मैंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर ये ड्रॉ कर दिया, ओके, अब आप बताओ तो ये बाई नेचर कौन सी फिगर है, पेंटागन है ना। 5 साइड्स अगर किसी पॉलीगॉन के होते हैं तो वो पेंटागन कहलाता है, पता है हम लोगों को। अब बताइए अगर मैं इस साइड्स को इस वे में दिखाऊंगा तो ये आपका कौन से सेंस में दिखाया गया बताइए, तो क्लॉकवाइज है सारा साइड। तो यहाँ पर जो भी साइड्स लिए गए हैं वो साइड्स क्लॉकवाइज में लिए गए हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं इस फिगर में, sides are taken in clockwise sense, clockwise sense। जबकि आप इस सिचुएशन में आइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कुछ इस तरह से, तो अब बताइए, तो अब यहाँ पर ये जो साइड्स लिए गए हैं ये साइड्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए गए हैं कि नहीं? एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ना, साइड्स आर टेकन इन एंटी
क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये हम लोगों ने दिखा दिया। अब ज़रा ध्यान देना, क्लॉकवाइज सेंस हो गए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गए। तो अगर आप इस फिगर की बात कीजिएगा तो इस फिगर में पांचों साइड्स क्लॉकवाइज सेंस में, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें पांचों के पांचों साइड सेम ऑर्डर के हैं। यहाँ आप अगर इस फिगर की बात कीजिएगा तो इस फिगर में भी आपके पांचों साइड्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पांचों के पांचों जो हैं वो सेम ऑर्डर के हैं, और यहाँ पर आपका ऑर्डर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी पांचों साइड सेम ऑर्डर के हैं और यहाँ ऑर्डर है हमारा क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑपोजिट ऑर्डर में रहेगा, है ना। क्या रहने वाला है? ऑपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर ये पांचों साइड्स आपके जो इस कंडीशन में हैं ये क्लॉकवाइज में हैं, और यहाँ पर ये पांचों साइड एंटी क्लॉकवाइज में हैं। तो ये पांचों क्लॉकवाइज सेंस के लिए सेम ऑर्डर हैं, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए सेम ऑर्डर में है, लेकिन ये दोनों खुद के लिए एक दूसरे के लिए ऑपोजिट ऑर्डर में चला गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, ध्यान दीजिएगा। अब आप समझ रहे हैं मैंने कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर दी? जी, ये हेक्सागोन ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ साइड दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ साइड्स यहाँ पर दिखा दी। ओके, अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बताइए यहाँ पर कुछ साइड्स क्लॉकवाइज में आपको दिखेंगे और कुछ साइड्स एंटी क्लॉकवाइज में दिखेंगे। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्लॉकवाइज सेंस, ओके, फिर लिखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये मैंने लिख दिया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि क्लॉकवाइज सेंस में कौन कौन से साइड आ रहे हैं। ज़रा देखिए, ये मैं क्लॉकवाइज सेंस में लेकर जा रहा हूँ, तो साइड नंबर 3 2 और 6, 2 3 6 ये क्लॉकवाइज में है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 3 6 क्लॉकवाइज में है। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज में 1 नंबर है, 4 नंबर है और 5 नंबर है। तो पता ये चला कि 1 4 और 5 एंटी क्लॉकवाइज में है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 3 6 की बात करूँगा तो ये सेम ऑर्डर में है, और यहाँ जो ऑर्डर हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और 1 4 5 ये भी आपका सेम ऑर्डर में है, जबकि यहाँ पर जो ऑर्डर हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए तो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा ना, क्योंकि एक क्लॉकवाइज में है और अगला क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है। क्लियर? चलिए वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ से मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा आप लोगों को। अब यहाँ पर एक साइड ये ले लिया, एक साइड ये ले लिया, एक साइड ये ले लिया। इस साइड की मार्किंग मैंने कर दी 1 2 एंड 3 के कंपैरिजन में। ओके, अब बताइए तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 एंड 2 एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये हमारा आ जाएगा 1 एंड 2, और 1 एंड 2 को इस वजह कर आप कह सकते हैं कि ये सेम ऑर्डर में। और अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस की बात करूँगा, क्लॉकवाइज सेंस, तो इस ट्रायंगल में ये जो साइड 3 है ये कौन सी सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज में तो है नहीं, क्योंकि साइड रोटेट कराइएगा तो आपको तो सेम सेंस में दिख नहीं रहा, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में आ गया 3 नंबर। तो अब बताइए जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो 1 एंड 2 सेम ऑर्डर में है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्लॉकवाइज है, लेकिन 3 आपका क्या आ गया? ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया। तो यही चीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा 1 एंड 2 आर इन सेम ऑर्डर, बट 3 बट साइड नंबर 3 इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। बताइए ट्रायंगल के केस में ये चीज़ समझ में आ गया? जब आपको ट्रायंगल के केस में भी ये चीज़ समझ में आ गया ना,
तो वापस अब आप ट्रायंगल लॉ को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। हो गया, हमारा मामला फिट हो गया। कैसे? अब ज़रा देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग दो वेक्टर दिखा देते हैं। सपोज़ ये एक वेक्टर मैंने ए दिखा दिया और ये एक वेक्टर मैंने बी दिखा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव कराने पर वेक्टर नहीं बदलता है। तो आप वेक्टर ए को वैसा ही रखिए जैसा वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी को पैरेलल मूव कराइए। इस तरह से पैरेलल मूव कराइए कि वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो आप देखिए यहाँ से मैंने इसे पैरेलल मूव करा दिया। ओके, तो पैरेलल मूव कराने के बाद आपका कोइंसाइड कर गया वेक्टर बी का टेल। तो यहाँ से ये कौन सी वेक्टर मिल गई? वेक्टर बी मिल गई। अब आपके पास ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं समझ में आया? अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा तो बताइए, तो ये एक ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना, पता ही था दिखेगा। तो ये फिगर 2 ले लीजिए। अब ज़रा बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस ट्रायंगल की दो साइड है और ये दो साइड सेम ऑर्डर में नहीं होगा? भूल गए? यहाँ देखो, बताओ, यही फिगर में आया। साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 सेम ऑर्डर में है कि नहीं है? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ट्रायंगल के तीसरे साइड से दिखाया जाएगा और वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अब इस चीज़ को यहाँ से देखिए, ये जो तीसरा साइड बच गया ना, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो चलिए एक बार और फाइनल हम लोग इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास वेक्टर ए और ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया? वेक्टर बी हो गया। गुड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब तीसरे साइड की बात कर ली जाए तो ये रहा हमारा तीसरा साइड। तो ट्रायंगल का तीसरा साइड ये ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ऑपोजिट ऑर्डर में होगा तो बोले तो यहाँ आ गया और यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया। ठीक है, तो ये आपके फिगर 3 कंसिडर किए जा सकते हैं। तो इस पूरे सिचुएशन में हम लोग अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टोरियली आप ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। इसका ये मतलब कभी मत समझ लेना कि डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब अभी मैं कुछ देर में आऊँगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट हो गया। तो एक बार फिर से अब स्टेटमेंट पर आ जाइए। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, दो वेक्टर ए और बी ट्रायंगल के दो साइड से दिखाए गए हैं और ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, तो रिजल्टेंट ट्रायंगल के तीसरे साइड से दिखाया जाएगा और ये ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टोरियली वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ज़रा समझिएगा, ट्रायंगल लॉ तो हो गया। मैंने लिखा दो वेक्टर के लिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था, नोट कर कर मैं बताता हूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए है, फिर आपको मैंने यहाँ पर और एक वेक्टर क्या डिफ़ाइन कर दिया? वेक्टर बी डिफ़ाइन कर दिया। आप इस तरह से देख सकते हो। और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये कौन सी वेक्टर हो गई? ये वेक्टर आर हो गई। तो मैंने आपको रिजल्टेंट के लिए लिख कर दे दिया कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब आप कभी मत समझिएगा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो रहा है। डोंट अंडरस्टैंड, देखिए मैंने लिख दिया डोंट अंडरस्टैंड दैट मैग्नीट्यूड्स आर एडेड डायरेक्टली। ये क्यों लिखा गया है ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ से मान लिया जाए कि एक वेक्टर मैंने ए बना लिया और यहाँ से एक वेक्टर मैंने बी बना लिया। ध्यान दीजिए, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है? बताइए। तो अगर मैं यहाँ से ये वाली साइड ले लूँगा तो ये भी तो ट्रायंगल हो गया ना हमारा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, तो इस पर भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है। अगर आप ऐसा समझ रहे थे, मैं बताऊं, अगर आप ऐसा समझ रहे थे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए की वैल्यू 3 मीटर दे दी गई है और वेक्टर बी की वैल्यू 4 मीटर दे दी गई है, तो आर निकालना है तो वेक्टर आर जो है वो 7 मीटर हो जाएगा। रॉन्ग परसेप्शन, वैल्यू के टर्म में ये लिखा ही हुआ नहीं है। एकदम ध्यान दीजिए। आप यहाँ से देखिए इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये वेक्टर ए 3 मीटर है,
वेक्टर बी 4 मीटर है। अब आप अगर ऐसा समझ रहे थे कि मैंने यहाँ पर वेक्टर आर इज़ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दिया है, तो वेक्टर आर इज़ इक्वल टू 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7 मीटर हम लोग लिख दें, तो ये गड़बड़ करेंगे। क्यों गड़बड़ करेंगे? अब आप इस ज्योमेट्री पर आइए, तो जो ज्योमेट्री यहाँ दिखाई गई है आप देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका। वेरी गुड। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, तो ये आर तो हाइपोटेन्यूस है ना यहाँ से, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी आनी चाहिए? ये लेंथ 7 मीटर थोड़ी ही आएगा, ये लेंथ तो 5 मीटर ना आएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप में से अब तक कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ने वाली रिजल्ट है, तो ये वैल्यू को जोड़ने वाली रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट ये दिखा रही है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन अकेला वेक्टर आर को दिखा रहा है। अगर मेरे को सिंगल डायरेक्शन में किसी वेक्टर को दिखाना होगा तो सिंगल डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो दो कॉम्बिनेशन ए और बी से एक सिंगल वेक्टर डिफाइन हो रहा है जिसे हम लोग आर कह रहे हैं। अब ये आर किस वैल्यू का होगा, ये आर किस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए अलग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको सिर्फ अभी ये डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया है कि आर निकालने के लिए डायरेक्ट ए और बी को जोड़ने का काम हम लोग कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वो हमारा रॉन्ग परसेप्शन में चला जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया वेक्टर से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री चीज़ें, जिसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड भी हम लोगों ने हल्की सी डिस्कशन की है। सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन होता क्या है और इसमें रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं, और ये भी जानने की कोशिश की कि अगर हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी की वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ा जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ए और बी मिलकर जितना कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं ना, वो कंबाइंड इफेक्ट वेक्टर आर के डायरेक्शन में होगा। अब ये वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है और इस वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होता है, इस पर अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो वीडियो अप्रॉक्सीमेटली हमारी 1 घंटे की हो गई है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा आगे नहीं ले जाऊंगा। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन की इंट्रोडक्शन तो हो गई, स्टेटमेंट आपको मैंने समझा दिया है। अब इसके आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट किया जाए। टिल देन गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए और रिवीजन ज़रूर कीजिए। फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बार बार रिवाइज करोगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप दोगे, है ना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। टिल देन गुड बाय।